Hello everyone, welcome you all on your favorite YouTube channel नीट ज्ञान। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम नीट एक्स्ट्रैक्ट बायोलॉजी सीरीज में पढ़ रहे हैं 12th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, ये 8वां लेक्चर है और पिछले लेक्चर से हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया है। अगर आप में से भी किसी बच्चों ने वो लेक्चर नहीं पढ़ा है देन प्लीज़ गो फॉर दिस लेक्चर, सो आपको ये लेक्चर में सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, एक और चीज़ मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि कोई सा भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म है, चाहे उसमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है, एनाटॉमिकल डिफरेंस है या तो फिजियोलॉजिकल डिफरेंस है, बट जब हम अगर उसमें हो रहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें जो भी स्टेजेस, जो भी इवेंट्स हो रही है वो सब एक सेम मैनर में होती है। राइट, वही चीज़ को लेके अब हम आगे बढ़ते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। After attainment of maturity, all sexually reproducing organisms exhibit events and processes that have remarkable fundamental similarity, even though the structures associated with sexual reproduction are indeed very different. मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब मेच्योरिटी गेन कर लेता है, यानी कि जुवेनाइल फेज खत्म करके रिप्रोडक्शन फेज में एंटर करता है, तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी इवेंट्स और प्रोसेसेस होती है वो ऑलमोस्ट सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में फंडामेंटली सिमिलर होती है। राइट, आगे क्या लिखा है? इवन दो द स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इंडीड वेरी डिफरेंट। मतलब कि जो ऑर्गन्स की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जो ऑर्गन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है वो डिफर कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, बट जो प्रोसेसेस हो रही है, जो इवेंट्स है, उसमें एक फंडामेंटल सिमिलरिटी देखने मिलेगी। नेक्स्ट, द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो इलाबरेट एंड कॉम्प्लेक्स फॉलो अ रेगुलर सीक्वेंस। स्टूडेंट्स, ये तो हमने ऑलरेडी बता दिया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक इलाबरेट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट वो एक रेगुलर सीक्वेंस में ही होता है। मतलब कि उसमें जो भी इवेंट्स है वो एक सीक्वेंस ही फॉलो करेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि फर्टिलाइजेशन सिर्फ आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही देखने मिलेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर सेइंग दैट कि फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर कन्वीनियंस, these sequential events may be grouped into 3 distinct stages, namely the pre-fertilization, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। मतलब कि यहाँ पर हम कन्वीनियंसी के लिए जो भी इवेंट्स हो रही है उन सबको 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब कि फर्टिलाइजेशन पहले जो भी इवेंट्स हो रही है उन सबको हम प्री फर्टिलाइजेशन में रखेंगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगी। मतलब कि जो जाइगोट बना है वो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। सबसे पहले बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। दीज इंक्लूड्स ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। मतलब कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो भी एसेंशियल इवेंट्स है, जो इवेंट्स होनी चाहिए, वो सब इवेंट्स को हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में ग्रुप करते हैं। एंड द 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। मतलब कि सबसे पहली है गैमेटोजेनेसिस एंड सेकंड है गैमेट ट्रांसफर। दीज 2 इवेंट्स आर इंक्लूडेड इन व्हाट? इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। As you are already aware, gametogenesis refers to the process of formation of the 2 types of gametes, that is male and female gametes. राइट, मतलब कि गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, एंड गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स। इवन गैमेट्स आर यूनिवर्सली हैप्लॉइड। गैमेट्स हर बार हैप्लॉइड सेल ही होते हैं। और व्हाट डज हैप्लॉइड मीन? हैप्लॉइड मीन्स अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। राइट, इन सम algae the 2 gametes are so similar in appearance
that it is not possible to categorize them into male and female gametes. जैसे हमने आगे बात की कि गैमेटोजेनेसिस में मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म होते हैं, बट यहाँ पे क्या लिखा है कि कुछ आल्गीज ऐसी है जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है, देन क्लेडोफोरा है, उसमें आपको जो भी गैमेट्स फॉर्म होते हैं वो गैमेट्स को आप किसी भी तरह से मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, मतलब कि दोनों का अपीयरेंस सेम होता है, एंड हेंस दे आर कॉल्ड होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स। फिगर 1.5a, बाद में हम ये फिगर को भी एनालाइज करेंगे। हाउएवर, इन अ मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स द गैमेट्स प्रोड्यूस आर ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप्स एंड दीज आर कॉल्ड हेटेरोगैमेट्स। मतलब कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें हमें होमोगैमेट्स देखने मिलते हैं, बाकी मेजॉरिटी ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में गैमेट्स कैसे होते हैं, हेटेरोगैमेट्स होते हैं। व्हाट डज हेटेरोगैमेट मीन कि मॉर्फोलॉजिकली वो डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी कि आप उनका अपीयरेंस देखते ही पता लगा देंगे कि ये मेल गैमेट है या फीमेल गैमेट है। इन सच ऑर्गेनिजम्स द मेल गैमेट इज कॉल्ड द एंथ्रोजॉइड और स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड द एग और ओवम। अब देखते हैं फिगर 1.5। सो स्टूडेंट्स, फिगर 1.5 में टाइप्स ऑफ गैमेट दिखाए गए हैं। सबसे पहले फिगर 1.5a, देखिए कैप्शन, आइसोगैमेट्स ऑफ क्लेडोफोरा दैट इज एन आल्गी। तो सी, जैसे हमने आगे बात की कि कुछ आल्गी में ऐसे गैमेट्स फॉर्म होते हैं कि इनको हम उनके अपीयरेंस के हिसाब से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, और यहाँ पे आप क्लियरली देख पाते हैं कि बोथ आर लुकिंग सिमिलर, सो वन कैन नॉट डिस्टिंग्विश देम बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट्स। सेकंड, हेटेरोगैमेट्स ऑफ फ्यूकस, मतलब कि आल्गी। तो आल्गी में हेटेरोगैमेट्स भी देखने मिलते हैं, राइट। ये चीज़ याद रखिए कि कुछ आल्गी ऐसी है जिनमें आपको होमोगैमेट्स मिलेंगे। एक एग्जांपल हमने यहाँ पढ़ा क्लेडोफोरा का, दूसरा है क्लेमाइडोमोनास का। जबकि फ्यूकस में आपको कैसे गैमेट्स मिलेंगे, हेटेरोगैमेट्स मिलेंगे। स्टूडेंट्स, आप फिगर 1.5b को देख के क्लियरली बोल सकते हैं कि यहाँ पे दोनों जो गैमेट्स है वो मॉर्फोलॉजिकली टोटली डिफरेंट है, मतलब कि आप मेल और फीमेल गैमेट में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। The figure 1.5c represents the gametes of human beings, that is Homo sapiens. स्टूडेंट्स, आपको जो सर्कुलर सेल दिखाई दे रहा है वो है फीमेल गैमेट और ओवा, और उसके बाद जो एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर लाइक आपको दिख रहा है वो है स्पर्म और मेल गैमेट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि आइसोगैमेट्स भी होते हैं और हेटेरोगैमेट्स भी होते हैं। आइसोगैमेट्स हमें कुछ आल्गी में देखने मिलेंगे, बट मेजोरिटी केस में हमें हेटेरोगैमेट्स देखने मिलते हैं। Next, sexuality in organisms. Sexual reproduction in organisms generally involve the fusion of gametes from two different individuals. मतलब कि मेजोरिटी ऑफ द केस में ऐसा होता है कि जो गैमेट्स आते हैं वो गैमेट टू डिफरेंट इंडिविजुअल से ही आते हैं, यानी कि एक एज अ मेल एक्ट कर रहा होता है और एक एज अ फीमेल एक्ट कर रहा होता है। मेल मेल गैमेट को डोनेट करता है, फीमेल फीमेल गैमेट को डोनेट करता है, और वो दोनों जाके फ्यूज करते हैं। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बट ऐसा यूनिवर्सल नहीं है। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स स्टडीड इन क्लास 11, कैन यू आइडेंटिफाई केसेस वेयर सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व? ऑफ कोर्स, साइटिंग सच एग्जाम्पल इन प्लांट्स इज ईजी। यस स्टूडेंट, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होता है। आप 12th में भी आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि प्लांट्स में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, कब होता है, कौन सी कंडीशंस है जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रीफर करती है, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट, प्लांट्स में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन द सेम प्लांट, एंड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों स्ट्रक्चर है तो हम उनको बोलेंगे बाइसेक्सुअल, और ऑन डिफरेंट प्लांट्स दैट इज यूनिसेक्सुअल। इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स, terms such as homothelic and monoecious are used to denote the bisexual condition, and heterothelic and dioecious are the terms used to describe unisexual conditions. In flowering plants, the unisexual male flower is staminate, that is bearing stamens, while the female is pistillate or bearing pistils. मतलब कि अगर प्लांट्स में यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो वो आइदर यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर भी हो सकता है। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर हम कब बोलेंगे? जब उनमें स्टेमेन्स होते हैं।
इसी तरह से यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर कब बोलेंगे, जब उनमें पिस्टिल्स पाए जाते हैं, राइट। तो जो फ्लावर को मेल फ्लावर बोल रहे हैं उसको हम स्टेमिनेट फ्लावर भी बोल सकते हैं, इसी तरह से फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट भी बोल सकते हैं। In some flowering plants, both male and female flowers may be present on the same individual, that is monoecious, or on separate individuals, that is dioecious. स्टूडेंट्स, ये दो लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने एक फिगर रख रहा हूँ और ये फिगर को आप क्लोजली एग्जामाइन कीजिए। स्टूडेंट्स, ये फिगर में जो फ्लावर्स दिखाए गए हैं उसमें आइदर स्टेमेन है या तो पिस्टिल है। मतलब कि एक चीज़ क्लियर है कि फ्लावर्स तो यूनिसेक्सुअल है, बट यहाँ पर दो कंडीशन अराइज हो सकती है कि सपोज कोई आपको ऐसा प्लांट मिलेगा कि जिसमें एक फ्लावर ऐसा होगा कि उसमें स्टेमेन से मतलब कि वो स्टेमिनेट होगा, दूसरा फ्लावर ऐसा है कि उसमें पिस्टिल से मतलब कि पिस्टिलेट होगा। यानी कि मेल एंड फीमेल फ्लावर बोथ कैन बी फाउंड प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, राइट। एक ये कंडीशन हुई। अगर ऐसी कंडीशन प्लांट में पाई जाती है तो ऐसे प्लांट को हम मोनोइशियस प्लांट बोलेंगे। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? सेकंड कंडीशन ये है, सपोज आप जो भी प्लांट को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो प्लांट्स में आइदर मेल फ्लावर ही होंगे या तो सिर्फ फीमेल फ्लावर ही होंगे, राइट। यानी कि कोई एक सेक्स के ही फ्लावर आपको वो प्लांट में देखने मिलेंगे, तो वो कंडीशन को हम कहते हैं डायोसियस कंडीशन। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोइशियस प्लांट्स आर कुकरबीट्स एंड कोकोनट्स, एंड ऑफ डायोसियस प्लांट्स आर पपाया एंड डेट पाम। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल को याद रखना है। नेम द टाइप ऑफ गैमेट्स दैट आर फॉर्म्ड इन स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स। गुड क्वेश्चन। स्टूडेंट, स्टेमिनेट फ्लावर है यानी कि मेल फ्लावर है तो ऑब्वियसली वो मेल गैमेट्स बनाएगा। इसी तरह से पिस्टिलेट फ्लावर है तो वो फीमेल गैमेट्स बनाएगा। फिर से याद रखिए, गैमेट्स कैसे होते हैं? गैमेट्स ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं, राइट। सो यहाँ से आपको ये मोनोइशियस डाइशियस वाला कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करना है। अगर आपको पता नहीं चला है तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, लेकिन ये चीज़ यहाँ से ही क्लियर कीजिए। तो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, किसी यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर कोई प्लांट में प्रेजेंट है और वो प्लांट में आपको स्टेमिनेट और पिस्टिलेट दोनों तरह के फ्लावर एक ही प्लांट पे मिलते हैं तो उसको हम बोलेंगे मोनोइशियस कंडीशन। बट अगर कोई ऐसा प्लांट है कि सिर्फ उसमें मेल फ्लावर ही है यानी कि स्टेमिनेट फ्लावर्स ही है, और अगर कोई ऐसा भी प्लांट मिलता है कि जिसमें सपोज ओनली फीमेल फ्लावर्स ही है, तो एक ही सेक्सिस वाले फ्लावर्स जो प्लांट में देखे जाते हैं उसको हम डायोसियस प्लांट बोलते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, बट व्हाट अबाउट एनिमल्स? आर इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पीसीज आइदर मेल और फीमेल? मतलब कि हर कोई जो इंडिविजुअल है वो यूनिसेक्सुअल ही होता है, और आर देयर स्पीसीज विच पजेज बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स? मतलब कि बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। यू प्रोबेबली कैन मेक अ लिस्ट ऑफ सेवरल यूनिसेक्सुअल एनिमल स्पीसीज, दैट इज अर्थवर्म, फिगर 1.6a, sponges, tapeworm and leech. Typical examples of bisexual animals that possess both male and female reproductive organs are hermaphrodites. मतलब कि bisexual को हम hermaphrodites भी बोलते हैं। Cockroach is an example of a unisexual species. सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, मतलब कि गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे कौन सा सेल डिवीजन होता है? माइटोसिस होता है या मियोसिस होता है? क्या लगता है आपको? चलिए आंसर जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। Gametes in all heterogametic species are of two types, namely male and female. Gametes are haploid, though the parent plant body from which they arise may be either haploid or diploid. मतलब कि गैमेटोजेनेसिस से जो भी गैमेट्स फॉर्म होंगे वो ऑलवेज हैप्लॉइड ही होंगे। वो टोटली इरिस्पेक्टिव है किससे? कि प्लांट बॉडी जहाँ से वो फॉर्म हो रहे थे वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, उस पर वो डिपेंडेंट नहीं है। मतलब कि अगर प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, गैमेट्स तो ऑलवेज हैप्लॉइड ही फॉर्म होंगे, राइट। अ हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन। मतलब कि सपोज पेरेंट हैप्लॉइड है, उसको बनाने हैं जो गैमेट्स वो भी हैप्लॉइड होने चाहिए, यानी कि क्रोमोसोम नंबर में चेंज नहीं आना चाहिए। और अगर क्रोमोसोम नंबर में चेंज नहीं चाहिए तो इक्वेशनल डिवीज़न करना पड़ेगा, और वो इक्वेशनल डिवीज़न कौन सा है? माइटोसिस है। सो स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको ऑलवेज याद रखनी है कि अगर हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी से गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं तो वो माइटोसिस करेंगे।
Does this mean that meiosis never occurs in organisms that are haploid? स्टूडेंट्स, ऐसा कभी नहीं हो सकता. आइदर प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होगा और ज़रूर होगा. राइट वो कहाँ पे होगा, कब होगा, वो दैट इज़ द डिफरेंट थिंग. बट ड्यूरिंग द एंटायर साइकिल ऑफ रिप्रोडक्शन मियोसिस होगा. यानी कि एक चीज़ आपको और पता चली होगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस भी होता है और माइटोसिस भी होता है. केयरफुली एग्जामाइन द फ्लो चार्ट्स ऑफ लाइफ साइकिल्स ऑफ algae that you have studied in class 11 chapter number 3 to get a suitable answer. स्टूडेंट्स, आप अपनी तरह से ये इन्फॉर्मेशन को कोरिलेट करने का ट्राई कीजिए और आप अपनी तरह से खुद चेक कीजिए कि जैसे मैंने बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस तो हो रहा है, तो मियोसिस गैमेट फॉर्मेशन में नहीं हुआ, तो ये जो algae है वो algae की लाइफ साइकिल में मियोसिस कहाँ पे होता है. Sexual organisms belonging to Monera, fungi, algae and bryophytes have haploid plant body. But in organisms belonging to pteridophyte, gymnosperms, angiosperm and most of the animals including human beings, the parent body is diploid. मतलब कि मोनेरा, फंजाई, algae and bryophytes की प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, यानी कि उनमें जो गैमेट्स फॉर्म होंगे वो कैसे होंगे, ऑब्वियसली माइटोसिस से होंगे. इसी तरह से टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन की पैरेंटल बॉडी कैसी है, डिप्लॉइड है. तो इट इज़ ऑब्वियस दैट मियोसिस द रिडक्शनल डिवीजन हैज़ टू अकर इफ अ डिप्लॉइड बॉडी हैज़ टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स. मतलब कि पेरेंटल बॉडी कैसी है, डिप्लॉइड है. आपको कैसे गैमेट्स बनाने हैं, यू नीड हैप्लॉइड गैमेट्स. दैट मीन्स यू वांट टू डिक्रीज क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, एंड ऐसे टाइम पे रिडक्शन डिवीजन आपको हेल्प करेगा, एंड रिडक्शन डिवीजन इज नथिंग बट इट इज मियोसिस. नाउ द कंक्लूजन इज इफ द पेरेंटल बॉडी इज हैप्लॉइड, mitosis will help you in formation of gametes. If plant body is diploid, meiosis will help you in formation of gametes. In diploid organisms, specialized cells called meiocytes, that is gamete mother cell, undergo meiosis. मतलब कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में गैमेट मदर सेल यानी कि जो सेल्स गैमेट बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मियोसाइट्स बोलते हैं. ये मियोसाइट डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में है, मतलब कि ये सेल भी डिप्लॉयड होंगे, और अगर ये सेल डिप्लॉयड है तो उनमें मियोसिस होगा गैमेट फॉर्मेशन के लिए. At the end of meiosis, only one set of chromosomes get incorporated into each gamete. स्टूडेंट, मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं. रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या है कि वो क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस करता है. मतलब कि पेरेंटल सेल में जो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम थे, अब जो गैमेट्स फॉर्म होंगे उसमें ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर्स होंगे. Carefully study table 1.1 and fill in the diploid and haploid chromosome number of organisms. Is there any relationship in the number of chromosomes of meiocytes and gametes? देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप. ऑब्वियस है स्टूडेंट्स कि रिलेशनशिप तो है. अगर आपको मियोसाइट्स के क्रोमोसोम नंबर पता है तो आप गैमेट्स के नंबर पता लगा सकते हैं. यही तो रिलेशनशिप है कि मियोसाइट डिप्लॉयड है और गैमेट हैप्लॉयड है. तो अब यही इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लेट्स स्टडी टेबल 1.1. स्टूडेंट देखिए, क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स, मियोसाइट में क्लियरली लिखा है डिप्लॉयड 2n एंड गैमेट्स दैट इज हैप्लॉयड n ऑफ सम ऑर्गेनिज्म. फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस. एक एग्जाम्पल दिया है दैट इज ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स के मियोसाइट्स 46 क्रोमोसोम है, यानी कि 23 क्रोमोसोम की एक पेयर है. अब उनमें से जब गैमेट्स बनेंगे तो ऑब्वियसली मियोसिस होगा. मियोसिस होता है मतलब कि क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे, तो ऑब्वियसली 46 में से कितने होंगे, 23 होंगे. उसी तरह से आप हाउस फ्लाई के लिए भी लिख सकते हैं. हाउस फ्लाई में 2n = 12 है, तो ऑब्वियसली n = 6 होगा. रैट के लिए आपको क्या दिया है, रैट के लिए आपको गैमेट में क्रोमोसोम के नंबर दिए हैं और आपको मियोसाइट के लिए फाइंड आउट करने हैं. तो n = 20 है, मियोसाइट में 2n होते हैं, मतलब कि 2 × 21 दैट विल बी 42. इसी तरह से आपको पूरा टेबल कंप्लीट करना है.
स्टूडेंट्स, यहाँ से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि सपोज मियोसाइट्स में इतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो गैमेट्स में कितने होंगे। उसी तरह से मियोसाइट्स के साथ साथ दूसरे सेल्स भी दिए जाते हैं। सपोज कि एंटायर प्लांट बॉडी अगर डिप्लॉयड है तो उसका हर एक सेल डिप्लॉयड होगा। अगर हम प्लांट की बात करें तो मिजोफिल सेल है, या तो बंडल शीथ सेल है, या तो रूट टिप के सेल है, शूट टिप के सेल है, कोई भी सेल है वो सब सेल डिप्लॉयड होंगे। तो अगर ऐसी डिप्लॉयड बॉडी में से गैमेट्स बनाने हैं तो यानी कि उसमें जो मियोसाइट है वो मियोसाइट में ऑब्वियसली मियोसिस होगा। ये चीज़ आपको एक माइंड में सेट करके रखनी है। स्टूडेंट, लेट्स स्टडी फिगर 1.6। फिगर 1.6 में सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स दिखाई गई है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करें फिगर 1.6a, तो ये फिगर है अर्थवर्म की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेस्टिस एंड ओवरी बोथ आर प्रेजेंट इन सिंगल इंडिविजुअल, यानी कि उसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक ही इंडिविजुअल में है, तो अर्थवर्म को हम बायसेक्सुअल बोलेंगे। नेक्स्ट इज फिगर 1.6b। ये फिगर है कॉकरोच की। कॉकरोच में आप देख सकते हैं कि मेल में टेस्टिस है और फीमेल में ओवरी है, यानी कि कॉकरोच को हम यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। फिगर 1.6c, ये फिगर है कारा की, और कारा इज ए मोनोइशियस प्लांट। कारा एक आल्गी है और ये मोनोइशियस है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर एंथ्रीडियम भी है और ओगोनियम भी है। एंथ्रीडियम मतलब कि मेल सेक्स ऑर्गन है और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और वो दोनों एक ही थैलस पे प्रेजेंट है, यानी कि ये प्लांट कैसा हुआ, ये यानी कि कारा इज ए मोनोइशियस प्लांट, राइट। अब आप गौर से देखिए कि यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन लोकेटेड है। मेल सेक्स ऑर्गन सर्कुलर है और फीमेल सेक्स ऑर्गन वो फ्लास्क शेप्ड है। फिगर 1.6d, यहाँ पर फीमेल थैलस और मेल थैलस दिखाई गई है मार्केंशिया की, और मार्केंशिया में फीमेल थैलस पे आर्किगोनियोस्पोर है और मेल थैलस पे एंथ्रीडियोस्पोर है। मतलब कि दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन अलग अलग थैलस पे प्रेजेंट है, यानी कि ये प्लांट कैसा हुआ, तो ये प्लांट है डायोशियस प्लांट। लास्ट फिगर है 1.6e, दैट इज ऑफ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो के फ्लावर को भी आप देख सकते हैं कि उसमें स्टेमेन और कार्पेल दोनों प्रेजेंट है, मतलब कि ये फ्लावर भी कैसा है, बायसेक्सुअल फ्लावर है। स्टूडेंट, ये जितनी भी फिगर दिखाई गई है वो नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आई होप यू ऑल विल अगेन एग्जामाइन दिस फिगर्स। सो आज के इस लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम बात करेंगे गैमेट ट्रांसफ़र को लेके। स्टूडेंट्स, मुझे पक्का यकीन है कि आप सबको ये लेक्चर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपके क्वेश्चंस का, मैं आपके सजेशन का कमेंट बॉक्स में इंतज़ार करता हूँ। आपकी कमेंट्स, आपके फीडबैक मुझे मेरा परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।